हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 5 शुरू किया था दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें हमने अम्ल और क्षार और लवणों के बारे में उनके पढ़ा था कि अम्ल कौन से होते हैं, क्षार कौन से होते हैं और लवण कौन से होते हैं। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि चैप्टर उनके अच्छी तरह समझ में आए तो वो पिछले वाला वीडियो देखकर उसके बाद ही में ही इस वीडियो को देखें, ताकि जो है अम्ल, क्षार और लवण के कुछ गुणों के बारे में आपको ज्ञान हो सके। आज हम पढ़ेंगे अम्लों व क्षारों के सामान्य गुण। पहला पढ़ेंगे हम अम्ल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था कि अम्ल जो है वो लिटमस के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दोबारा एक बार बता देती हूँ कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षार है वो उसका उल्टा कर देंगे, वो लाल लिटमस को नीला कर देंगे। हमने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी अम्ल के लिए, अनीला अम्ल, नीला लिटमस लाल। और इसके लिए क्षार के लिए हमने पढ़ी थी क्षार ला नी, क्षार लाल लिटमस नीला। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं इसको। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, अम्ल जो है वो धातु से क्रिया करके H2 गैस देते हैं। कौन सी गैस देंगे? H2 गैस देंगे, जिसकी पहचान जो है उसका आसान सा तरीका है। उसको कैसे पहचानेंगे H2S गैस, वो आपको बता दूंगी मैं। पहले उदाहरण देखिए। ये जो है धातु है, इसके साथ अम्ल ने क्रिया करी। ये अम्ल है, सल्फ्रिक अम्ल बताया था मैंने एग्जाम्पल में आपको पहले। ये एक जो है लवण बन जाएगा और इसमें गैस निकलेगी H2 गैस। इसका नाम है जिंक सल्फेट। ये अपनी H2S गैस है। अब जो है H2S गैस निकल रही है वो पता करने के लिए, जैसे ही हम एक क्रिया किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर कराएंगे, जब ये क्रिया किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर होगी तो उसमें ZnSO4 बनेगा और H2S गैस निकलेगी, जो टेस्ट ट्यूब से मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। इस गैस को हमें देखने में बिल्कुल पहचान में नहीं आएगा कि H2 गैस है। एक जलती हुई माचिस की तीली जब इसके पास में हम लेकर आएंगे तो उसके अंदर पट से आवाज़ आएगी। H2S गैस जो है जलने पर पट से आवाज़ करती है, जिसको पॉपिंग साउंड भी कहते हैं। ये था हमारा धातु की अम्ल के साथ क्रिया। वैसे ही धातु जब है क्षार के साथ क्रिया करते हैं, ये क्षार है वो अम्ल था, इसके अंदर भी क्रिया करने पर H2S गैस निकलती है और यह बन जाएगा Zn और इसमें Na निकल जाएगा। H2S गैस बनेगी। इसकी पहचान करने के लिए दोबारा वही टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास में जलती हुई माचिस की तीली लेकर आएंगे। अगर तीली पट के आवाज़ के साथ जलती है तो इसका मतलब उसके अंदर भी H2S गैस निकली है। तो पहला हो गया, इन्होंने लिटमस के साथ कैसा परीक्षण दिया, वो इसका गुण हो गया। दूसरा जो है, अम्ल हो चाहे क्षार हो, धातु के साथ अम्ल हो चाहे क्षार हो, धातु के साथ क्रिया करके ये H2S गैस बनाएंगी, जिसकी पहचान करने के लिए हमें माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब के मुँह के पास में लाना पड़ेगा, जिससे आवाज़ आएगी, जो ये पहचान है कि जो निकलने वाली गैस है वो H2S गैस ही है। तीसरा गुण हम लिखेंगे इसमें कि अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, तीसरा टेस्ट जो है धातु ऑक्साइड का है, उसके साथ क्रिया करके ये हमारे लिए लवण बनाएंगे और साथ में पानी निकल जाएगा। ये पानी का सूत्र है। अम्ल लिखा हमने, कोई भी अम्ल लिख लेंगे आप, ये अम्ल लिख लिया। धातु ऑक्साइड लिखेंगे, ये एक धातु ऑक्साइड है, कॉपर एक धातु है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसलिए इसको हम धातु ऑक्साइड बोलेंगे। ये अम्ल है, अम्ल ने धातु ऑक्साइड से क्रिया करी, ये लवण बनेगा, ये लवण हो गया और साथ में पानी निकल जाएगा, ये पानी निकल गया। ऐसे ही क्षार भी क्रिया करेंगे। क्षार ने क्रिया करी धातु, क्षार जो है वो भी क्रिया करेंगे। क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं।
धातु नहीं लिखेंगे, यहाँ अधातु ऑक्साइड लिखेंगे। क्षार जो है अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके ये भी लवण बनाएंगे और साथ में इसमें भी पानी निकल जाएगा। अब देखिए अधातु कौन सी है, कैल्शियम जो ये है, ये हो गया क्षार हमारा। मैंने बताया था कल भी आपको, जिसमें OH होता है वो क्षार होता है। अधातु ऑक्साइड लिखा है, कार्बन जो है ये इसकी ऑक्साइड है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन अधातु है, इसकी ऑक्साइड है, इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। अधातु की ऑक्साइड है ये। अधातु की ऑक्साइड ने क्षार के साथ क्रिया करा तो जो बनेगा लवण बनेगा। ये देखिए लवण, ये वाला लवण बन जाएगा, लवण है और साथ में पानी निकल जाएगा। तो तीसरा गुण हमारा हो गया। अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और H2O बनाएंगे और क्षार जो है वो अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और H2O बनाएंगे। चौथा हम याद कर लेंगे कि जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं दोनों, इनका जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन का मतलब होता है कि अम्ल और क्षार को हमने पानी में घोला हुआ है, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। उसके अंदर से अगर विद्युत प्रवाहित करेंगे हम तो उसके अंदर से विद्युत प्रवाहित होती है। तो चौथा पॉइंट हमारा हो गया, अम्ल और क्षार जो है वो विद्युत के सुचालक है, ये सुचालक है। पांचवा पॉइंट जो है हम लिखेंगे कि अम्ल और क्षार जो है ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया देते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है वो देखिए। अगर अम्ल है तो वो क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाएगा और अगर क्षार है तो वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाएगा। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल है तो वो क्षार से क्रिया करके लवण बनाएगा, क्षार है तो वो अम्ल से क्रिया करके लवण बनाएगा। ये दोनों ही क्रिया उदासीनीकरण की हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए, 4 गुण पढ़े हैं। एक लिटमस पेपर वाला गुण पढ़ लिया, एक धातु से क्रिया पढ़ लिया हमने, और एक जो है धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड से अम्ल और क्षार की क्रिया पढ़ ली। जलीय विलयन के बारे में पढ़ लिया और उनके उदासीनीकरण की अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा कि इनके उपयोग क्या हैं। अम्ल और क्षार जो है, क्योंकि जैसा कि पाठ का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, तो ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं वो पढ़ लेंगे पहले। कुछ अम्ल जैसे हैं H2SO4, HCl, HNO3, ये अम्लों के उदाहरण जब मैंने शुरुआत की थी चैप्टर की उसमें आपको उदाहरण दिखाए थे मैंने। H2SO4, HCl, HNO3 ये खनिज अम्ल हैं। इनको खनिज अम्ल भी कहते हैं क्योंकि कई खनिजों को निकालने में काम आते हैं ये। दूसरा है HNO3 है, इसमें N है, ये आपको दिख रहा है N दिख रहा है इसमें। N जो है हमारी खाद जो होती है उर्वरक, यूरिया जिसको बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। तो HNO3 का इस्तेमाल जो है उर्वरक बनाने में भी होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा उपयोग में HCl जो है और HNO3 दोनों जो अम्ल हैं, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। अगर इनके दोनों के 3 मात्रा में तो HCl लेंगे और 1 मात्रा में अगर HNO3 लेंगे तो इसको हम कहते हैं अम्लराज। 3 मात्रा में HCl और 1 मात्रा में HNO3 अम्लराज कहलाता है, जिसको सोने व चांदी को साफ करने के काम में आता है। सोने और चांदी जो होते हैं ना, उसके आभूषण होते हैं, सोने चांदी के आभूषण, सोने व चांदी के आभूषण उनको साफ करते हैं, चमक बनाए रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब मम्मी के घर में मम्मी के सोने या चांदी के आभूषण जो है वो उनकी चमक चली जाती है तो सुनार के पास ले जाके साफ़ करते हैं। तो सुनार जिस चीज़ को काम में लेता है उसको अम्लराज कहते हैं। परीक्षा में आपके प्रश्न आ सकता है कि अम्लराज जो है वो क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि HCl और HNO3 का जो मिश्रण होता है 3:1 अनुपात में, जिसमें 3 HCl होते हैं और 1 HNO3 होता है, उसको हम अम्लराज कहते हैं। अगला इसका देखिए उपयोग, अगला और कहाँ कहाँ उपयोग आते हैं ये। 5वां उपयोग देखिए, ये हमारा एसिटिक अम्ल है। चाउमीन, अचार, मुरब्बा वगैरह सभी खाते हैं। ये खाद्य पदार्थों में काम आता है, खट्टा होता है टेस्ट में।
जिससे पदार्थ जो है स्वादिष्ट बन जाते हैं और उसके बाद में कई दिनों तक अचार मुरब्बा अगर है तो कई दिनों तक ख़राब नहीं होता। सिरका कहते हैं इसको। इसके बाद में है, ये जो हमारे अम्ल के उपयोग थे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको सफ़ेदी के काम में लेते हैं, दीवारों पर पुताई के काम लेते हैं, पुताई के काम में आता है ये। AgNO3 है, ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो फिल्म बनाने के काम आता है, ब्लैक वाइट फ़ोटो फिल्म। और जिसके अंदर N दिखाई देगा आपको, जितने भी यौगिक हैं जिनके अंदर N दिखाई देता है वो उर्वरक बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए या विस्फोटक बनाने के लिए काम में आते हैं। जो N वाले यौगिक होते हैं या तो वो उर्वरक बनाने के काम आएंगे या फिर विस्फोटक, इसको खाद भी कहते हैं उर्वरक को हम, या फिर विस्फोटक बनाने के काम आएंगे। एक और है, इसका सूत्र हो सकता है आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए, फिटकरी का क्या सूत्र है? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र है। पहले वाले वीडियो में भी आया था ये। इसको पानी साफ़ करने के लिए, जल के शोधन के लिए काम में लेते हैं। सूत्र आप याद करेंगे परीक्षा के लिए, जल के शोधन में काम आता है। K2SO4 Al2SO4, नीचे 3 लिखा हुआ है, ये 24H2O लिखा है। 24H2O जो मैंने बताया था आपको, इसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस या फिटकरी में, इसका नाम फिटकरी है, फिटकरी में कितने जो हैं क्रिस्टलन जल हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा 24 है। मैंने एक दो एग्जाम्पल आपको और बताए थे। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन एग्जाम्पल्स को देखने के लिए पहला वाला वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एज इट इज़ एग्ज़ाम में आ जाते हैं। पहला जो है, pH स्केल क्या है? चाहो तो आप अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हैं कि pH स्केल क्या है। इसका आंसर भी मैं यही लिख रही हूँ। हाइड्रोजन आयन कल हमने पढ़ा था कि एसिड है कि बेस है, अम्ल है या क्षार है, उसको पता करने के लिए H+ आयन की सांद्रता देखते हैं। मैंने आपको 3 जो है अवधारणाएं बताई थी, लुईस की, ब्रोंस्टेन लोरी की। H+ जो है उसकी सांद्रता पता करती है कि ये अम्ल है या क्षार है, इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम pH कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों की, परीक्षा में अगर आता है तो ये आंसर आप लिख देंगे एक लाइन का। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम शब्द आपने पढ़ा है मैथ्स में, वो pH स्केल कहलाता है, जिसमें जो है 1 से लेकर 14 तक की लाइनें होती हैं, बीच में 7 होता है। 1 और 7 के बीच में अगर किसी यौगिक का, किसी पदार्थ का pH जो है, एक पेपर आता है, उस पेपर को हम उस पदार्थ के अंदर डुबोएंगे। अगर उसके अंदर मान 1 से 7 के बीच में आता है तो वो पदार्थ अम्लीय होगा, और अगर उस पेपर को डुबोने के बाद में मान 7 से 14 के बीच में आता है तो वो पदार्थ क्षारीय होगा। तो अगर pH स्केल के बारे में कुछ आता है तो पहले आप इसकी परिभाषा लिख देंगे और फिर बता देंगे कि इसमें 1 से लेकर 14 तक की स्केल होती है, जिसमें 1 से लेकर 7 तक का मान तो अम्लीय होता है, 7 से लेकर 14 तक का मान जो है क्षारीय होता है, और जिसका 7 आएगा या 7 के आगे थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे आएगा उसको उदासीन प्रवृत्ति का होता है, जैसा पानी। इसका मान 7 आता है। अगर पानी का मान 7 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय हो जाता है पानी, और 7 से बढ़ जाता है तो वो क्षारीय हो जाता है पानी। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, अगला क्वेश्चन जो तैयार करेंगे आप। अगर ऐसे प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई चीज़ है, कोई घोल बन रखा हुआ है आपके पास में, उस पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा?
हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का विलयन उसको बोलते हैं, जैसे नमक को पानी में घोल देते हैं अपन, कि प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि H+ का मान अगर ज़्यादा है, H+ आयन का मान अगर ज़्यादा है तो वो पदार्थ वो विलयन अम्लीय होगा, और H+ आयन का मान अगर कम है तो वो होगा क्षारीय। अब मैंने आपको एक शब्द बोला है, H+ आयन का मान अगर ज़्यादा होगा तो अम्लीय, H+ आयन का मान अगर कम होगा तो क्षारीय। अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ देखते हैं pH स्केल पे, तो आप ध्यान देना, मैंने कहा है H+ आयन का मान ज़्यादा है तो अम्लीय है। तो अम्लीय कौन सा होगा? जिसका मान 7 से कम होगा। तो यहाँ अगर हम ज़्यादा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो pH स्केल पर वही चीज़ कम हो जाएगी। H+ आयन का मान जितना ज़्यादा होगा वो पदार्थ अम्लीय होगा, लेकिन उसका pH तो 7 से कम है ना। वैसे ही H+ आयन का मान जितना कम होगा वो पदार्थ ज़्यादा क्षारीय होगा, लेकिन उसका मान जो है 7 से 14 के बीच में ज़्यादा होगा। और अगर 7 है तो विलयन उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। pH जो है, pH का मान दांत खराब होने के लिए किस लिए, pH का मान दांत खराब होना, या शब्द आएगा परीक्षा में आपके दंत क्षय, दांत में कीड़े लगना। pH जो है वो दांत खराब होने और दंत क्षय के लिए किस प्रकार से उत्तरदायी है, जरा ध्यान से सुनेंगे। मान लो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपने ब्रश नहीं किया, आपने खाना तो खा लिया और खाकर आप ऐसे ही सो गए। अब क्योंकि आपने ब्रश नहीं किया तो आपके दांतों के अंदर जो है खाने के टुकड़े लगे रह गए। वो जो खाने के टुकड़े हैं उसमें जो कीटाणु हैं, जीवाणु पैदा होंगे, वो उस खाने के टुकड़ों को तोड़ेंगे, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है उसमें अम्ल बनेगा। अम्ल बनेगा तो pH क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा, और जैसे ही pH 7 से कम होगा तो दांत जो है उसमें कीड़े लग जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे। दोबारा देखो इसको एक बार। आपने खाना खाया, लेकिन खाना खाने के बाद में आपने ब्रश नहीं किया तो जो जीवाणु आपके मुंह में हैं वो पनपेंगे, और जो उस खाने के टुकड़ों को वो छोटे छोटे उसमें और कम हानिकारक पदार्थ या छोटे पदार्थों में वो तोड़ देते हैं, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है अम्ल बनेगा, और उससे pH का मान जो है वो 7 से कम हो जाएगा। और जैसे ही मुंह में pH का मान 7 से कम होगा, 7 से कम का मतलब है 5.5 के आसपास हो जाएगा, और जैसे ही pH का मान 7 से कम होगा, 5.5 के आसपास होगा, दांत खराब हो जाएंगे, और दांतों में इसको हम बोलते हैं कीड़े लग जाएंगे। तो अब क्या करते हैं इसके लिए, हम दांत खराब ना हो तो क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश की हेल्प से, ब्रश की मदद से कोलगेट करते हैं, या फिर मंजन करते हैं जिसको आप कहते हैं। अब मंजन जो होता है वो क्या होता है? क्षार होता है। अभी हमने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार जो हैं आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो जैसे ही आपने खाना खाया, आप खाना खाने के तुरंत बाद में ब्रश नहीं करते हैं, आप थोड़ा रुककर ब्रश करते हैं। खाना खाने के बाद में आपने ब्रश किया, ब्रश करने और खाना खाने के बीच में जो भी समय था उसमें वो जो जीवाणु है उन्होंने वहाँ अम्ल बनाया आपके मुंह में, लेकिन जैसे ही आपने ब्रश कर लिया, मंजन जो कि क्षार है वो उस अम्ल से क्रिया करके आपके मुंह के वातावरण को उदासीन बना देगा, और आपके दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे। एक और है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, चींटी जो होती है उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। अब मान लो आपको चींटी या मधुमक्खी काट ले, मधुमक्खी, चींटी और वो लाल जो पीला पीला आता है ततैया वो काट ले, तो आप क्या करेंगे? आपको क्योंकि पता है, आपने विज्ञान पढ़ी हुई है कि इनके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, तो आप जो है उसके साथ में किसी क्षार को उसके ऊपर रगड़ देंगे। अब क्षार कहाँ मिलेगा घर में? तो घर में क्षार जो पाया जाता है वो है साबुन। जैसे ही आपको चींटी डंक मारे, मधुमक्खी डंक मारे, ततैया डंक मारे, तो आपको अपना हाथ जो है साबुन से धो लेना चाहिए, क्योंकि साबुन में क्षार होता है, वो इस अम्ल से क्रिया करके उस जगह को उदासीन बना देगा, और आपको कम जो है दर्द होगा।
एक टॉपिक और है इसमें, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। आपका जो उदर है, पेट है, मैंने पहले ही बताया था, इसमें HCl पाई जाती है। जैसे ही आप खाना खाते हैं और खाना आपके पेट में पहुंचता है, वहाँ पर ये HCl काम करना शुरू करता है और आपके खाने को पचने में मदद करता है। आपने खाना खाया, खाना पेट में गया, पेट में HCl उपस्थित था, HCl जो है उसने खाने को पचने में मदद की। लेकिन कभी कभी आपको खट्टी डकारें आती हैं, मतलब खाना आपका ठीक से नहीं पच पाता है। अब खट्टी डकारें आती हैं, आपको पेट में बेचैनी होती है, गैस बनती, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या करते हैं, एक पीने की दवाई आती है जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये है क्षार होता है आपके उदर में, आपके पेट में खाना न पचने के कारण में खट्टी डकारें आनी शुरू हो गई। इसका मतलब अम्ल बना, आपको बेचैनी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। आपने इस दवाई को पिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर MgOH2 होता है। जैसे ही आप ये दवाई पिएंगे, ये क्षार होता है, क्षार ने हमसे क्रिया करी, आपका पेट का वातावरण जो उदासीन हो गया और आपके तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो गई। मृदा की pH, मृदा मीन्स मिट्टी। अब पेड़ पौधे जो हैं जिससे जीवन है इस पृथ्वी पे संभव, खाने के लिए भी हमें पेड़ पौधे चाहिए, पहनने के लिए जहाँ कपड़े आते हैं उसके लिए भी पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। तो जब तक मृदा की pH संतुलित नहीं होगी तो उसमें फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कोई मिट्टी है जो अम्लीय है, अब हमें क्योंकि अम्लीय और क्षारीय का ज्ञान हो चुका है तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी अम्लीय है, तो उसमें अगर पेड़ पौधे नहीं पनप रहे हैं तो उसमें कोई क्षार डालकर उसको उदासीन बनाकर हम पेड़ पौधे जो हैं उसमें उगा सकते हैं, अगर वो अम्लीय मिट्टी जो है वो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रही है। उसी प्रकार से अगर मृदा जो है क्षारीय है, पता कैसे लगा क्षारीय है? इसको जो है मृदा को हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर पानी में घोल देंगे, उस मिट्टी को घोलने के बाद में जो है लिटमस पेपर हमने पढ़ा है लेकर आएंगे, लाल नीला, अगर उसमें रंग में परिवर्तन होगा तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि वो अम्लीय है क्षारीय है। एक बार हमें पता चल गया कि अम्लीय है कि क्षारीय है, उसके बाद हम उसको, अगर अम्लीय है तो क्षार युक्त किसी पदार्थ के द्वारा उसको ट्रीटमेंट करके उदासीन बना सकते हैं, अगर वो क्षारीय है तो अम्ल युक्त किसी पदार्थ के द्वारा उसको उदासीन बना सकते हैं। अब एक जो है बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम यहीं तक करेंगे इस वीडियो को। जो दैनिक जीवन के कुछ उपयोगी जो यौगिक होते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो, आपका आखिरी वीडियो इस चैप्टर का और बनाऊंगी, उसमें हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, कि हमारे जीवन में दैनिक जो दिन प्रतिदिन के जीवन होता है उसमें कौन कौन से यौगिक काम में आते हैं, उनके बारे में आपका एक छोटा सा वीडियो मैं और बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ बच्चों जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ और नया वीडियो डालूँ आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ सके। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरे वीडियोस को टाइम पर आपको मिल सकें। कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।